जय हिंद दोस्तों। अभी रिसेंटली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व और शान की बात है कि वो एक ट्राइबल फैमिली से आती हैं और आज इस देश की प्रथम नागरिक बनी है। तो उनके पर्सनल व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में तो हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में जो हमारा मुद्दा है वो है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब क्या आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसका जवाब होगा हाँ। यदि आप इस देश के नागरिक हैं, आपकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है और आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के योग्य हैं, यानी उसकी सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं। और चौथी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे यह है कि आप किसी भी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म में किसी भी पद पर तैनात नहीं होने चाहिए जो फर्म मुनाफा या प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। क्या आपने यहाँ पर एक बात पर गौर किया कि प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, यानी कि आप यदि अनपढ़ भी हैं तो भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और ऐसा खाली इंडिया में केवल प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी लगभग संवैधानिक पोस्ट हैं उन पर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं करी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और इसमें वोट कौन करता है। तो आप क्या इसमें वोट करते हैं, ज़रा सोच के बताइए। जी नहीं, आप इसमें वोट नहीं करते हैं। आप अपने एमएलएज को चुनने के लिए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनने के लिए और अपने लोकल पॉलिटिक्स में यानी पंचायत के इलेक्शंस या पार्षद के इलेक्शंस में वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं। इसमें वोट हमारे द्वारा चुने हुए एमपीज जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हैं, और हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में हैं, और इसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के एमएलएज भी इसमें वोट करते हैं। तो अब आप वोट करने के प्रोसीजर को समझिए। हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम से नहीं। आप शायद ईवीएम का नाम सुन के थोड़ा सा समझ ही गए होंगे कि ईवीएम जो इलेक्शंस के टाइम पे इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती है, उससे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर बैलेट पेपर यूज किया जाता है। हर एमपीज और एमएलएज को एक एक बैलेट पेपर दिया जाता है, और उस बैलेट पेपर में जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, जैसा कि अब की बार 2 उम्मीदवार थे, एक तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और एक अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे उनका नाम है श्री यशवंत सिन्हा जी। तो जब उनको बैलेट पेपर दिया जाता है तो हर एक एमपी और एमएलए को अपनी अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है, यानी उनके नाम के सामने, उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी प्रेफरेंस शो करनी होती है। जैसे कि कोई उम्मीदवार शो करेगा कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देता हूं और सेकंड नंबर पे मैं श्री यशवंत सिन्हा जी को चुनता हूं। इसी प्रकार सभी एमएलएज और एमपीज को अपनी प्रायोरिटीज़ या हम कहें प्रेफरेंस उस बैलेट पेपर में शो करनी होती है। अब वोट डालने के बाद बारी है रिजल्ट्स की कि इसके रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं। तो रिजल्ट के टाइम पे जिस भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट मिलती है वो इस इलेक्शन का जीता हुआ कैंडिडेट माना जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है काउंटिंग के टाइम पे कि किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिले हो, तो एक सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर नेक्स्ट राउंड में काउंटिंग होती है। आपको यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम समझने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह इतना ज़रूरी भी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी एमएलएज या एमपीज अपना वोट डालते हैं उस हर एक वोट की अपनी एक वैल्यू होती है। क्या हम जब वोट डालते हैं एमपीज या एमएलएज को चुनने के लिए उस टाइम पे हमारी वोट की वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि हमारे सभी की वोट की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में
हम अगर हरियाणा राज्य की बात करें कि हरियाणा में एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे आपको एक एमएलए के वोट की वैल्यू हरियाणा राज्य में निकालनी है, तो हम सबसे पहले हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन जो 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 2.53 करोड़ थी, उसको डिवाइड करेंगे जितनी भी असेंबली की सीट्स है हरियाणा में, जैसे 90, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। इसके बाद हमारे वोट की वैल्यू निकल कर आएगी। और अगर हम एमपीज के वोट की वैल्यू की बात करें, तो एमपीज की वोट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जितने भी इंडिया के इलेक्टेड एमएलएज होते हैं उनकी वोट की वैल्यू को ऐड किया जाता है, फिर उसको जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उससे डिवाइड किया जाता है। इसके बाद एमपीज के वोट की वैल्यू निकलकर सामने आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम खुद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट क्यों नहीं करते हैं। तो इसके दो मेन रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, क्योंकि रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो एक नॉमिनल हेड को चुनने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन ही फिट बैठता है। और इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है वो यह है कि प्रेसिडेंट एक तो नॉमिनल हेड होता है, और यदि उसका डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाएगा तो डायरेक्ट इलेक्शन में टाइम और पैसा दोनों ही काफ़ी मात्रा में लगते हैं। तो टाइम और पैसे को सेव करने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन को चुना गया। अब हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट तो कर लिया, अब बारी है प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने की। तो क्या इंडिया में प्रेसिडेंट को उसके कार्यकाल के बीच में ही हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आर्टिकल 61 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि संविधान का उल्लंघन करने के कारण प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसको उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में 2/3 एमपीज का बहुमत होना चाहिए, यानी इम्पीचमेंट के पक्ष में 2/3 एमपीज का वोट होना चाहिए। इसके बाद ही प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए स्टेट की विधानसभाओं का कोई भी रोल नहीं है, जो उन्होंने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में निभाया था। दूसरा, एमपीज जो चुने हुए होते हैं और जो नॉमिनेटेड होते हैं, यानी जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, वो भी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस में अपना वोट करते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा में एक नॉमिनेटेड मेंबर है, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए तो वोट नहीं करते हैं, लेकिन उनको इम्पीच करने के लिए वोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को लेकर। तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में बात करता है। तो इंडिया का प्रेसिडेंट इंडिया में किसी भी व्यक्ति को सज़ा मिली हो, चाहे वो ऑर्डिनरी कोर्ट से मिली हो, यानी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा मिली हो, या फिर मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिली हो, यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति को मौत की भी सज़ा मिली है, तो उन सभी को हमारा प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। यह पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, और इस पावर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 123 की। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेकर है, यानी अध्यादेश को जारी करने की पावर को लेकर है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब हमारे पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, यानी लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं होता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की उतनी ही ताकत होती है जितना कि हमारी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट ने ही अध्यादेश जारी किया था, क्योंकि उस समय हमारे देश की संसद सेशन में नहीं थी, लेकिन सेशन में आने के बाद संसद ने राष्ट्रपति के अध्यादेश को पास कर दिया था और आर्टिकल 370 ऐसे रिमूव हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री पावर्स भी होती हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर, राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट और वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।